मानता हूँ मैं दोषी हूँ, पर दोषी तुम भी तो हो। जो बातें तुम्हारे बस की हैं तुम वे भी नहीं करती। जैसे जब नौकर दरवाजा बंद करता है तो करने दिया करो, जब मैं बैठा होता हूँ तभी रोकती हो, और कोई रहता है तो नहीं रोकती। पता नहीं कौन क्या सोचता होगा। शाम से सीने में दाहिनी ओर दर्द हो रहा है, सिर फटा जा रहा है। अम्मा सो चुकी हैं। गोविंद बाबू अपनी बीवी पर बिगड़ रहे हैं। मुझे उनका चिल्लाना बहुत बुरा लग रहा है। मैं जानता हूँ तुम मेरी चिट्ठी पढ़कर खूब रोओगी। आंसुओं से सारा मजा किरकिरा हो जाता है। पेंसिल खत्म हो गई है, पर सर हल्का हो गया है। सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है। चिट्ठी पढ़कर मैंने सोचा, बाप रे, इतनी तड़प, इतनी बेकली लेकर ये पुरुष मन कैसे जी सकेगा। हालांकि हालत ये है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। नारी मन तो सब सह लेता है, सब ऊंचा नीचा देखता है। घर की मर्यादा, बड़ों का लिहाज, समाज के बंधन, जब तक इनके बीच हूं इन्हें लेकर तो चलना ही है। पर पुरुष मन को कैसे समझाऊं? वो तो एक झटके में ही सब तोड़ देना चाहता है। मैंने डीएवी कॉलेज में लॉ ज्वाइन कर लिया। शाम को एक साथ घर लौटते। डीएवी से फूलबाग के चौराहे की दूरी आंख झपकते ही पूरी हो जाती। बोलते बतियाते चलते रहते। कई बार सोचते, काश ये रास्ता खत्म ही नहीं होता तो कितना अच्छा होता। एक दिन मैंने पूछा, आपने सभी दोस्तों के बारे में बता दिया कि श्याम सुंदर छोटे भाई की तरह हैं। हरी जयपुरिया का दिमाग बहुत तेज है। उसे इंडियन पीनल कोड में गोल्ड मेडल मिला है। हाँ, कहते हैं पहले इसका दिमाग इतना तेज नहीं था। एक बार कानपुर से लखनऊ जा रहा था। ट्रेन में खिड़की पकड़कर स्टेशन की दूरी नजरों से नाप रहा था। इतना झुका कि सिग्नल से जा टकराया। तब से दिमाग की खिड़की कुछ ज्यादा ही खुल गई है। ठाकुर के यहाँ जब मित्रों का जमघट लगता तब फरमाइश आ जाती, कभी समोसों की, कभी दही बड़ों की। सब प्रेम से खाते और मेरी तारीफ करते। इसी बीच श्याम सुंदर की शादी तय हो गई। मारवाड़ियों में लड़के हों या लड़कियां, शादी जल्दी कर दी जाती थी। आज भी यही सिलसिला जारी है। सभी दोस्त बारात में गए। पत्नी अच्छी, सुंदर, सुशील मिली थी। बारात के मजे, ससुराल की बातें सुनकर हम खूब हंसते रहे। मैंने पूछा, अब अगली बारी किसकी है? क्या बाकी सभी माँ बाप की पसंद पर ही शादी करेंगे? उनका कहना था, शादी ब्याह सब भाग्य की बात है, एक तरह का जुआ है। पासा ठीक पड़ा तो जिंदगी सुधर जाती है, वरना झीकते रहना पड़ता है हमेशा के लिए। अरे हाँ, कल तो तुम्हारी चर्चा भी हुई, ठाकुर ने कहा। अच्छा, मेरी क्या बात हुई? मुझे वे सब क्या जाने? मैंने पूछा। वाह, जानते क्यों नहीं? तुम्हारे हाथ के बने जायकेदार समोसे, दही बड़े नहीं खाए क्या? उससे क्या? अरे, तुम्हें तो मैडम कहकर बुलाते हैं। तो क्या मेरे बारे में अक्सर बातें होती हैं? हाँ, कभी कभी। और कोई तो कुछ नहीं कहता, पर हरी जरूर बोलता है। श्याम की शादी के समय ही कह रहा था, सुशीला जैसी सौम्य लड़की और कहाँ मिलेगी? ठाकुर ने बताया। तो क्या सबको अपने बारे में पता लग गया है? मैंने पूछा। सामने तो हरी ने ही पहली बार यह बात की है, और सबको भी अंदाज तो है ही, मुंह से चाहे कुछ न कहे। ठाकुर ने जवाब दिया। अम्मा जी मुझे पसंद करती थीं। मन ही मन वह क्या सोचती थीं ये तो नहीं मालूम। बहू के रूप में स्वीकार करेंगी, कह नहीं सकती। वैसे प्यार बहुत करती हैं। एक और अपने परिवार को छोड़कर भाइयों से विद्रोह कर विवाह करने का साहस मुझ में नहीं था। दूसरी ओर मैं इनकार करके अपने और ठाकुर के
अलग रहने की बात भी नहीं सोच सकती थी। बड़ी विषम स्थिति थी। दूसरे ये भी आशंका थी कि ठाकुर के परिवार, रीति रिवाज, संस्कार व खान पान के साथ सामंजस्य स्थापित कैसे कर पाऊंगी। इसी ऊहापोह में कुछ दिन और कट गए। पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा। एक दिन लॉ कॉलेज से लौटते समय मैंने कहा, हमारा एक अच्छा सा फोटो प्रेम से कहकर उतरवा दो। क्या बात है, किसी लड़के को भेजनी है या कहीं शादी की बात चल रही है? सशंकित स्वर में पूछा ठाकुर ने। धत, वह सरोज है ना, उसकी चिट्ठी आई है। हम उसे बड़ी लंबी लंबी चिट्ठी लिखते हैं, प्रिय सरोज रानी संबोधन से। चिट्ठी होती भी भावुकतापूर्ण है। उसके पति तो भोला शंकर हैं, एक चंचल ननंद और नटखट देवर है। सरोज ने लिखा है कि पति मानते ही नहीं कि लड़कियों में इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है। कहते हैं पत्र किसी लड़के के हैं। पति बड़े सुंदर सज्जन हैं, उन्हें कोई शक नहीं है, पर तुम एक बार अपने दस्तखत करके फोटो भेज दो तो इन लोगों को तसल्ली हो जाएगी, नहीं तो कहीं बात का बतंगड़ न बन जाए। ठाकुर खूब हंसे। कहा, मुझसे भी ज्यादा असरदार भावुक पत्र लिखती हो क्या? मुझे तो तुमने कभी कोई पत्र आज तक लिखकर नहीं दिया। मैं बोली, 2 कदम के फासले पर तो हो, क्या तो पत्र लिखूं और क्या ना लिखूं। मैं तो ये फासले भी नहीं चाहता, इन्हें मिटा दो ना। ठाकुर ने शरारत भरी नजर से देखते हुए कहा। मैंने हंसकर बात टाल दी। किंतु क्या बात ऐसे टल सकती थी? हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना डूबे हुए थे, इसका कुछ कुछ एहसास तो दोस्तों को था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि हमने आपस में भी इस तथ्य को स्वीकारा है या नहीं। एक दिन हरि जयपुरिया की चिट्ठी फिर आई। वह लखनऊ गए हुए थे। वहां से लिखा था, मैडम को जब तुम इतना प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं करते? उनके घर वालों से शादी की बात क्यों नहीं करते हो? प्रेम में वासना जरूरी है, उसके बगैर प्रेम पुष्पित पल्लवित नहीं होता। ठाकुर ने मुझे बताते हुए पूछा, तुम्हारी क्या राय है? हरि की बात में कुछ तत्व तो अवश्य है। अपने पुराणों में भी लिखा है कि जब श्री राम ने वाटिका में सीता को देखा तभी उन्हें प्रेम हो गया और उनके मन में इच्छा जगी कि धनुष तोड़कर सीता से ब्याह कर लें। भगवान शंकर के मन में भी कामदेव ने प्रवेश किया, तभी उनकी समाधि टूटी और उन्होंने पार्वती का वरण किया। मैंने कहा, तब यह प्लेटोनिक लव क्या बकवास है? ठाकुर ने पूछा। मैं बोली, नहीं, माना कि प्रेम एक दूसरे को देखकर उत्पन्न होता है। प्रेम का आधार तत्व ही शारीरिक आकर्षण है। प्रेमी को देखकर मन उमंग से भर जाता है, शरीर में एक तरंग सी उठने लगती है और उसके तनिक से स्पर्श से शरीर में झंझनाहट भर जाती है। किंतु जब प्रेम में शारीरिक संबंध या सेक्स की भावना ही सर्वोपरि हो जाती है, तब वह प्रेम न रहकर संसार के गहरे अथाह सागर के भविष्य में आने वाले तूफान का, झंझावत का सूचक बन जाता है। दूसरी ओर कई बार हम संबंधों के प्रगाढ़ होने की प्रक्रिया में देह के अलावा व्यक्ति की अन्य योग्यताओं, विशेषताओं से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें शारीरिक संबंध महत्वहीन लगता है। उसके होने या ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ठाकुर बोले, मैं भी यही मानता हूँ। हमारा अपने संस्कारों से जुड़ा होना हमें शारीरिक संबंध बनाने से रोकता है और उससे ऐसा नहीं होता कि प्रेम की उत्कृष्टता में कोई कमी आती हो। परंतु एक बात ये भी निश्चित है कि यदि प्रेम का आधार मात्र शरीर रहा है तो शारीरिक संपर्क के बाद प्रेम की तीव्रता कम हो जाती है। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं मानती। प्रेम की शाश्वतता के लिए अन्य गुणों जैसे सहनशीलता, उदारता, ममत्व आदि का होना भी जरूरी है।
इसलिए शारीरिक संबंधों का होना या ना होना ये कतई नहीं दर्शाता कि आप एक दूसरे की देह को नहीं प्राप्त करना चाहते, वरन इस परिपक्वता को दर्शाता है कि आपका प्रेम मर्यादित है और उसमें शारीरिक आकर्षण प्राथमिक तत्व होते हुए भी आप एक दूसरे के अमूर्त गुणों का भी सम्मान करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर बोले, तुम्हारे गिनाए सभी गुणों के चलते ही प्रेम में गहराई आती है। मात्र शारीरिक आकर्षण का प्रेम तो एक छिछली नदी की तरह है, जबकि आत्मिक प्रेम शुद्ध, सात्विक, शाश्वत होता है। ये सही है, लेकिन हरि का कहना है कि वासना एक ऊर्जा है, इसलिए जरूरी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, खाने में नमक जैसा जरूरी है। वासना की अधिकता इंसान को हैवान बना देती है। जिसके जीवन में वासना की प्यास लग जाती है वह किसी भी सीमा तक गिर सकता है, मैंने उत्तर दिया। ठाकुर अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए बोले, किंतु उसका संयमित एहसास ही है जो इंसान को क्षमाशील, उदार, विवेकशील बनाता है, उसे ऊंचा उठाता है, सोच विचार को प्रशस्ति देता है। वासना की संयमित पूर्ति ही दाम्पत्य की सफलता की कुंजी है। सफल वही व्यक्ति है जिसके पीछे कोई स्त्री है जो उसे तृप्ति देती है, संतुष्ट करती है और सभी कार्यों में उसकी सही सहधर्मिणी होती है। इस प्रकार हम लोगों के बीच बातें, बहसें आदि होती रहती। कभी बातें देश की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में होती, कभी समाज की स्थिति पर, कभी फिल्मों के बारे में। एक दूसरे के विचारों को जानना, समझना ही इन बातों का लक्ष्य था। जैसे हीरे का हर पहलू जब बड़े ढंग से और कुशलता से तराशा जाता है, तभी वह चकाचौंध वाली चमक देता है और उसकी हर कनी से सूरज की किरणों जैसी आभा फूटती है। वैसे ही हम दोनों एक दूसरे को परख रहे थे, अपनी अपनी कुशलता से उसमें बढ़ोतरी कर रहे थे और काट छांट भी कर रहे थे। हमारी समझ में धीरे धीरे आ रहा था कि प्यार भावनाओं, जज्बातों का एक एहसास है जिसे केवल महसूस किया जाता है। सच्चा प्रेम कभी कोई दावा नहीं करता, वह तो सिर्फ देता है। उसमें ना तो अहंकार है कि प्रेमी को मैंने यह दिया और ना ही वह अपने प्यार के बदले में कुछ लेना चाहता है। वह एक ऐसा मजबूत रिश्ता होता है जो मृत्यु के उपरांत भी नहीं मिटता, एक अमिट स्मृति के रूप में जीवित रहता है। उसमें कोई शर्त नहीं होती। वह एक ऐसे कोमल पौधे की भांति होता है जो अपने आप अंकुरित होता है, पर उसे अपने कलेजे के खून से सींचना होता है। दुनिया के हजारों तूफानों, झंझावातों से बचाना पड़ता है उसे। आंसुओं की नमी से उसे लहलहाना होता है ताकि वह मुरझा न जाए। वह एक ऐसी धरोहर है जो केवल हम दोनों के बीच रहेगी, जिसे जान देकर भी संभालना होगा। वही हमारा सच्चा प्यार होगा। किंतु प्यार की इस बेल को संभालना, संवारना क्या इतना सहज, सरल था? और क्या वह केवल हमारे हाथ की बात थी? शायद नहीं। नियति का भी तो एक निर्णायक हाथ होता है। मेरे दूसरे बड़े भाई ने विवाह नहीं किया था। उनके दोस्त बहुत थे। अलमस्त स्वभाव के व्यक्ति थे वह। कहीं एक जगह लगकर उन्होंने काम नहीं किया। उनके दोस्तों में छोटे मोटे लोग नहीं थे। उनके दोस्तों की गिनती रईसों में होती थी। उनके नाम जिनके बारे में अक्सर भाई के मुख से सुनती थी, ये थे हितसरन, बनवारी लाल सिंघानिया, गिरीश पोद्दार और गोपी किशन आदि। गोपी किशन जी बेरीवाल के यहाँ शक्कर का काम होता था। थोक के व्यापारी थे। मेरे भाई को उनकी माँ भी बहुत मानती थी। आज तक उनके परिवार के लोग मुझे भी वैसे ही मानते हैं
बहन के रूप में। किंतु भाई यहाँ बहुत दिन नहीं टिके। एक बार बहुत दिन नहीं आए। सुना अपने दोस्त हितसरन केजरीवाल, जिन्हें हित्तू बाबू भी कहते थे, के साथ कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं। एक दिन आए तो सबके सामने एक ब्लैंक चेक फटकारते हुए उन्होंने स्वयं बताया, आसाम जा रहा हूँ, ईंटों का भट्टा लगाऊंगा। वह आसाम गए भी और लौट भी आए। सुनाई पड़ा ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ गई और ईंटों का भट्टा बैठ गया। मिट्टी में मिट्टी मिलकर सब बह गई और भाई बड़े आदमी बनने की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही फिसल पड़े। खैर, खाने खिलाने के शौकीन थे। जल्दी ही डीसीएम में उनकी नौकरी लग गई। फिर से एक बार घर पर उनकी महफिलें जमने लगी। ये महफिलें देर रात तक चलती, शायद ताश भी होता था। हालांकि हमारा घर बिरहाना रोड की मुख्य सड़क पर था, पर हम पीछे की ओर रहते थे। हमारे घर का मुख्य द्वार गली में खुलता था। गली छोटी और संकरी थी, पर इतनी संकरी भी नहीं कि गाड़ियां आ जा ना सकें। गली में केवल 3-4 घर थे। सामने अस्पताल का पिछवाड़ा था। गली के लोग आपस में एक दूसरे से कभी नहीं मिलते थे, किंतु एक दूसरे के घर में झांकने की दिलचस्पी जरूर रखते थे। और जब झांकते तो कुछ कनगोइयां भी करते ही होंगे, जिनकी भनक एक कान से दूसरे कानों में जाती ही होगी। उस गली की और किसी घर में इतनी गाड़ियां नहीं आती थी, क्योंकि सब सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार थे, जो अपने अपने छोटे मोटे व्यापार धंधों में लगे थे। भाई के दोस्त जब आते तब 3-4 गाड़ियों से ही गली भर जाती और लगता नीचे गाड़ियां ही गाड़ियां लगी हैं। गाड़ियों की पार्किंग से लोगों को आवाजाही में कष्ट तो होता था, इससे उन्हें गुस्सा भी आता था। मध्यम वर्गीय परिवार जहां तक हो अपने गुस्से को एक शक्ल कम ही देता है, पर अंदर ही अंदर कन्फुसिया करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है। हम लोगों का आना जाना भी आसपास नहीं के बराबर था, इसलिए हम इस सब से बेखबर थे। हमारा घर टिफिन दान के डिब्बों की भांति था। 4 मंजिला मकान था, किंतु हर फ्लोर पर कमरा एक ही था। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच सीढ़ी होती थी। नीचे का कमरा बैठक के रूप में इस्तेमाल होता था। दूसरे फ्लोर पर भाई जी का कमरा था। उसके बाद तीसरे पर रसोई और स्टोर, सबसे ऊपर छत और एक कमरा। इस तरह के मकानों में एक फ्लोर पर क्या हो रहा है दूसरे फ्लोर वालों को भी पता नहीं चलता था, जब तक कोई सीढ़ी उतरकर या चढ़कर ना जाए। जब भाई के दोस्त आते हम सब ऊपर छत वाले कमरे में चले जाते। हाँ, छोटे भाइयों की शामत जरूर आ जाती। उन्हें भाग भाग कर बाजार से कभी कुछ लाना पड़ता। इस सब से उन लोगों की पढ़ाई में व्यवधान तो पड़ता ही था, पर घर में किसी बड़े का यानी माता पिता का अंकुश न रहने के कारण इन दूसरे भाई पर किसी का जोर नहीं चलता था। भाई जी उन्हें कुछ कह ही नहीं पाते थे। हाँ, पीछे से बड़बड़ाते जरूर रहते थे, क्योंकि जब कभी नीचे जमघट होता तब भाभी को भी फरमाइशों का बोझ उठाना पड़ता। कभी नीचे पकौड़ी तलकर भेजनी पड़ती, कभी खाने की फरमाइश आ जाती तो ताबड़तोड़ उन्हें खाना तैयार करना पड़ता। मैं इन सब झमेलों से दूर अलग ही रहती। ऊपर छत के कमरे में बैठकर लिखती पढ़ती रहती। नीचे क्या हो रहा है इस सब से मुझे कोई मतलब नहीं रहता था, किंतु मेरे रूटीन में भी इन महफिलों के कारण फर्क तो पड़ ही जाता था। मैं और ठाकुर नीचे के कमरे में ही बैठकर पढ़ते थे। पढ़ाई हमारी अक्सर या तो दिन में होती या फिर शाम को, जब जैसी सुविधा दोनों को मिलती कॉलेज के पीरियडों के अनुसार। भाई की महफिलें जब जमती तब हमारी पढ़ाई में व्यवधान आ जाता। हम ना पढ़ पाते साथ साथ और ना ही मिल पाते।
इस कारण बड़ी खींच पैदा होती। ये खींच धीरे धीरे हमारे बीच एक दीवार की शुरुआत बनने लगी। और मैं करती भी क्या? भाई को मैं नहीं कह सकती थी कि वे अपने दोस्तों को ना लाएं या नीचे के कमरे में ना बैठें। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम पढ़ रहे होते और गली में हॉर्न बजने लगता भाई के लिए, और क्योंकि उस समय कोई और नहीं होता तो मुझे ही जवाब देना पड़ता कि भाई घर में नहीं है, या फिर कोई अचानक सीढ़ी चढ़ता, ऊपर आ जाता और भाई का इंतजार करने के लिए वहीं बैठ जाता। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखते, कुछ देर मनियोग से पढ़ने का नाटक करते और फिर ठाकुर चले जाते। मैं समझ जाती कि मूड खराब हो चुका है और उसका खमियाजा मुझे ही भरना पड़ेगा। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैंने ठाकुर को 10 बजे आने के लिए कहा, पर जब वे आए तो नीचे कोई आ गया। 2 मिनट बैठने के बाद ही बोले, बहुत गर्मी लग रही है, जाता हूं। मैंने कहा, अच्छा।